दोस्तों नमस्कार। हम आपके सामने आज मुगल काल के दौरान भारत की जो आर्थिक स्थिति थी, जो व्यापार की समृद्धि थी, उस पर बात करेंगे। दोस्तों, जैसे कि शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का भारत में स्वर्ण युग कहा जाता है। लाल किला, आगरा का ताजमहल, ये सब शाहजहां के दौर का बनवाया हुआ था। ऐसे इतिहास का छात्र होने के नाते मुझे थोड़ी सी दिलचस्पी हुई कि उस दौर के व्यापार में और उस दौर के सामाजिक आर्थिक परिवेश में लोगों में कितनी विषमताएं या कितनी समानताएं थीं। और उसको खंगालने के बाद मुझे ये पता चला कि जो मनसबदारी व्यवस्था, जो प्रशासनिक और सैनिक कार्यकुशलता थी मुगलों की, और शांति जो स्थापित हुई हिंदू और मुसलमानों की साझा संस्कृति के मेलजोल से, उससे मुगल काल में आर्थिक और वाणिज्यिक समृद्धि में वृद्धि हुई। उस समय के यात्रियों ने उसे ऐसा देश के रूप में वर्णित किया जैसे कि किस्से कहानियों में होता है। मतलब जैसे कि आप जानते हैं सोने का शहर, सुने होंगे। तो ऐसी ऐसी चीजों के को लेकर मतलब उनके दिमाग में ऐसे था कि ऐसे आया देखने पे कितनी भव्यता, इतनी प्रशासनिक और सैनिक कार्यकुशलता देखकर उनको लगा कि ये बिल्कुल जैसे सोने की चिड़िया हम लोग जानते हैं, वो उस हिसाब से उसको वर्णित करते हैं। लेकिन दोस्तों, जब हम अमेरिका में जाते हैं तो अमेरिका को जाते कि अभी तो खैर मैं नहीं गया हूं, पर अमेरिका में जो जाते हैं उसकी जो भव्यता है, उसके साथ साथ वहां गरीबी का भी आलम है। सड़कों पर लोग भीख मांगते हुए मिलते हैं। आज के दौर में भी इतनी उन्नत व्यवस्था में भी भीख मांगने वालों की संख्या में बहुत बड़े मात्रा में लोग मिलते हैं। भीख मांगने को तो छोड़ दीजिए, जैसे कि हमेशा डाटा आता है कि भारत की कुल संपत्ति कुल इतने लोगों के पास है, बाकी बचे हुए में पूरा इतना % है। मतलब जो आर्थिक गैप है दोनों के बीच में, जो अंतराल है समाज में, वो आज भी उपस्थित है। और उस दौरान जो यात्री मुगल शासन के दौर में आए, वो भी उस आर्थिक विषमता को देखकर विस्मित रह गए। गरीबों और अमीरों के बीच की जो खाई थी, उस समय भी वैसे ही बड़ी थी। शाहजहां के 20वें वर्ष के दस्तावेज को पढ़ने के बाद पता चलता है कि कुल मनसबदारों की जो संख्या थी, जो 800 के करीब थी, उसमें सिर्फ 445 मनसबदार ऐसे थे जिनको उच्चतम पद प्राप्त था। 5.6% को ही साम्राज्य के अनुमानित राजस्व के कुल हिस्से का 61.5% वेतन या उनकी सेवाओं के बदले में मिल जाया करता था। समझ रहे हैं? 5.6% मतलब 100 में से सिर्फ तकरीबन 5.5% के लोग जो थे, उनको कुल राजस्व का 60% से ऊपर मिलता था। अब आप सोचिए कि बाकी के 94% के करीब जो थे, वो बाकी के 40% के जो हिस्सा बचता था 94% में बांटा जाता था। तो ये असमानताएं तब भी थी, अब भी हैं, और हर सरकार इस पे कोशिश करती है कि गरीबी और अमीरी के बीच की खाई जो है वो कम हो, और ये कोशिश चलती रहेगी। सरकार को हमारी तरफ से शुभकामना है, ये कोशिश चले। और लेकिन अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो, पसंद लगी हो, तो कृपया करके मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।